अगर मैं आपसे पूछूं कि स्टील और रबड़ में कौन ज़्यादा इलास्टिक है, तो ज़्यादातर लोग इसका जवाब देंगे कि रबड़ ज़्यादा इलास्टिक है, जो कि गलत जवाब होगा। रबड़ और स्टील में स्टील ज़्यादा प्रत्यास्थ होता है, यानी स्टील की प्रत्यास्थता अधिक होती है। अब हो सकता है कि आप थोड़ा कन्फ्यूजन में पड़ जाएं। एक्चुअली होता यह है, इलास्टिसिटी का मतलब हम लोग खिंचने से समझ लेते हैं। हमारे दिमाग में ये रहता है कि जो ज़्यादा खिंच रहा है वो ज़्यादा इलास्टिक है, जबकि वास्तविकता इससे कुछ परे है। हकीकत में ऐसा नहीं है। प्रत्यास्थता यानी इलास्टिसिटी क्या है, इसे जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि विरूपक बल क्या है। विरूपक बल यानी डिफॉर्मिंग फोर्स। विरूपक बल एक ऐसा बल है जो किसी वस्तु के आकार अथवा आकृति में परिवर्तन कर दे, तो उस बल को हम लोग विरूपक बल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे सामने ये प्लास्टिक की पाइप है, हम इसको पकड़ के खींच रहे हैं और ये नहीं खींच रहा है। इसकी लंबाई जितनी है उतनी है, तो इसका मतलब हम इस पर विरूपक बल नहीं लगा रहे हैं। प्लास्टिक की जगह यही वाला पाइप अगर हमारा रबड़ का होता तो हम इसको पकड़ के खींचते तो ये थोड़ा खिंच जाता, तो हम कहते देखो हमने इसकी लंबाई बढ़ा दी। लंबाई बढ़ने से मतलब हमने इसका आकार बढ़ा दिया, तो हमने इस पर कौन सा बल लगा दिया? विरूपक बल। तो बड़ा आसान है, अगर हम किसी वस्तु के आकार अथवा आकृति में परिवर्तन कर दें अथवा उसके रूप में परिवर्तन कर दें, तो उस बल को हम लोग विरूपक बल कहते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। यानी जो वस्तु के रूप को बदल दे, आकार को बदल दे, वो विरूपक बल कहलाता है। अब विरूपक बल के बाद हमें पता होना चाहिए प्रत्यास्थता है क्या। तो प्रत्यास्थता यानी इलास्टिसिटी क्या है? जैसे हम किसी वस्तु को खींचें, जैसे हमारे सामने ये रबर का तार है, समझ लें रबर का है, हमने इसको पकड़ के खींचा, खींचने के बाद छोड़ दिया, तो तार की लंबाई जितनी थी लौट के वहीं पहुंच गया ये। या फिर हमारे सामने कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग को हमने दबाया, दबा के छोड़ दिया, स्प्रिंग फिर उतनी हो गई। और एक एग्जाम्पल, हमारे सामने जैसे रबर का गुब्बारा है या रबर की गेंद है, हमने उसको थोड़ा सा दबाया, दबाने के बाद छोड़ दिया हमने, अपने आप उतना ही वो हो गया। हम क्या कर रहे हैं? हम पकड़ के खींच रहे हैं, हम स्प्रिंग को दबा रहे हैं, हम गुब्बारे को दबा रहे हैं, हम गेंद को दबा रहे हैं, छोड़ रहे हैं, फिर वो अपने आप जा रही है। यानी वो वस्तु जैसी थी अपनी मूल स्थिति में जा रही है। तार हम पकड़ के खींच रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तार जितना लंबा था वैसे ही हो गया। स्प्रिंग को हमने दबाया, छोड़ा, स्प्रिंग जितनी लंबी थी फिर वैसे ही हो गई। गेंद या गुब्बारे को हमने दबाया, दबाने के बाद छोड़ दिया, फिर वो उतना ही लंबा हो गया, मतलब जैसा था वैसा ही हो गया। तो ये किसी वस्तु का वह गुण है जो उस वस्तु को अपनी मूल स्थिति में ले आता है या फिर लाने का प्रयास करता है। तो प्रत्यास्थता की डेफिनेशन हम कह सकते हैं, तो प्रत्यास्थता किसी वस्तु का वह आंतरिक गुण है, वो वस्तु के अंदर ही होता है, जो उस वस्तु को अपनी मूल स्थिति में लाने का प्रयास करे। जब हम उस वस्तु पर विरूपक बल हटाएं तो वो वस्तु जैसी थी वैसी में ले जाने का अगर वो प्रयास करता है, तो वस्तु के उसी गुण को हम लोग प्रत्यास्थता कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यास्थता। अब देखें यहां पर, अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा आज का ये है कि स्टील और रबड़ में कौन ज्यादा प्रत्यास्थ है। तो इसका सही जवाब है स्टील ज्यादा प्रत्यास्थ है, यानी स्टील की प्रत्यास्थता अधिक है। वो कैसे? इसको हम दो तरह से समझेंगे, एक तो हम थ्योरेटिकली और दूसरा हम इसका डेरिवेशन करके आपको समझाएंगे और हम सिद्ध कर देंगे कि देखिए स्टील की प्रत्यास्थता अधिक है और रबर की कम है। तो जो वस्तु विरूपक बल का जितना अधिक विरोध करती है उस वस्तु की प्रत्यास्थता अधिक होती है। विरूपक बल मैंने आपको बता दिया। आपके सामने दो तार हैं, एक स्टील का है इसी लंबाई का, इसी मोटाई का, यानी दो तार हैं जिनकी प्रारंभिक लंबाई एक जैसी है और उनकी मोटाई भी एक जैसी है, यानी लंबाई और उसकी मोटाई तार की, यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एक जैसा है। हम दोनों को पकड़ के खींच रहे हैं और बल लगा रहे हैं वो एक जैसे ही लगा रहे हैं, जैसे इस पर भी 10 न्यूटन का बल लगाया और रबर वाले पे भी 10 न्यूटन का बल लगाया। तो हो सकता है स्टील के तार में हम थोड़ी बहुत वृद्धि करें, लेकिन हम देखेंगे रबर का तार ज़्यादा खिंच जाएगा। तो कहने का मतलब जो ज़्यादा खिंच गया उसने विरूपक बल का कम विरोध किया, और जो कम खिंचा उसी बल से उसने विरूपक बल का अधिक विरोध किया। तो जो वस्तु विरूपक बल का अधिक विरोध करती है उसकी प्रत्यास्थता अधिक होती है, यानी वो वस्तु ज्यादा प्रत्यास्थ होती है, और जो वस्तु विरूपक बल का कम विरोध करती है उसकी प्रत्यास्थता कम होती है, यानी वो वस्तु कम प्रत्यास्थ होती है। अब आपके क्वेश्चन का जवाब हमने पहले तरीके से दे दिया है। स्टील और रबर के तार को अगर हम समान बल लगाकर खींचते हैं
तो स्टील का तार विरूपक बल का अधिक विरोध करता है, इस वजह से स्टील के तार की प्रत्यास्थता अधिक होगी। तो हम कह सकते हैं स्टील इज मोर देन इलास्टिक देन रबर, यानी स्टील की प्रत्यास्थता रबर से अधिक है। अब हम इसके दूसरे तरह से इसका जवाब दे रहे हैं, जिसको हम इसका डेरिवेशन करेंगे, इसको समझते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन इस तरह से आता है हमारे एग्जाम में, रबड़ की अपेक्षा स्टील अधिक प्रत्यास्थ होता है, क्यों? या फिर इसको ऐसे ही पूछ सकते हैं, अथवा सिद्ध कीजिए रबड़ की अपेक्षा जो स्टील है रबड़ की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ होता है। तो कहने का मतलब स्टील की प्रत्यास्थता अधिक है रबड़ से, ऐसा हमें प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दो तार लेंगे जिनकी लंबाई और मोटाई एक जैसी है, बस एक स्टील का है और दूसरा रबड़ का है। तो देखिए हमने क्या किया, दो तार लिए हैं, एक स्टील का है एक रबर का है, दोनों की जो मोटाई है और लंबाई, यानी दोनों की जो प्रारंभिक लंबाई है ये वाली और ये वाली, वो एक जैसी है और दोनों की मोटाई भी एक जैसी है। कहने का मतलब दोनों तारों की जो प्रारंभिक लंबाई है वो एक जैसी है और दोनों तारों का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो भी एक जैसा है। अब देखिए हम यहाँ से इसको लिख सकते हैं, हमारा ये तार स्टील का है और ये रबर का है, तो हमने क्या माना है, इस स्टील के तार की लंबाई जो प्रारंभिक लंबाई है वो है हमारी L, प्रारंभिक लंबाई को हम कैपिटल L मान लेते हैं, और रबर के तार की भी प्रारंभिक लंबाई है हमारी कैपिटल L। दोनों तारों की जो प्रारंभिक लंबाई है वो एक जैसी है और दोनों तारों की जो मोटाई है, यानी दोनों तारों का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो भी समान है, इसका A है इसका भी क्या है A। और एक चीज, अब दोनों तारों को हमने एक हैंगर या खूंटी से बांध के इस तरह से लटका दिया, इसको इस पर और इसको इस पर। अब दोनों तारों का जो दूसरा सिरा है नीचे वाला, इसको पकड़ के खींच रहे हैं, यानी इसको भी खींच रहे हैं और इसको भी पकड़ के खींच रहे हैं, वो भी समान बल लगाकर। कहने का मतलब अगर हम इस पर 10 न्यूटन का बल लगा रहे हैं तो इस तार पर भी 10 न्यूटन का लगा रहे हैं। तो कहने का मतलब इसको हम पकड़ के खींच रहे हैं नीचे की ओर, इस पर बल अगर F लग रहा है तो इस पर भी बल कितना लग रहा है, F। अब आप खुद देखिए, ऐसा आप देख सकते हैं स्टील का तार कम खिंचेगा और रबर का तार ज्यादा खिंचेगा। हम समान बल भले ही लगा रहे हैं, इस पर हम जैसे 10 न्यूटन का बल लगा रहे हैं और इस पर भी 10 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, तो हम देखेंगे रबर जो है वो 10 न्यूटन के बल की वजह से ज्यादा खिंच जाएगी, अपेक्षाकृत ये कम खिंचेगा। ये तो कॉमन सी बात है, स्टील को हम कम खींच पाएंगे और रबर को हम ज्यादा खींच देंगे उसी बल से। तो कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं स्टील का तार है उसकी जो लंबाई में वृद्धि है वो कम होगी और रबर के तार में जो वृद्धि होगी लंबाई में वो ज्यादा होगी। तो लंबाई में वृद्धि को हम लोग L मानते हैं। अब स्टील के लिए हमने यहाँ पे लगा दिया सफिक्स में S, यानी लंबाई में वृद्धि किसके लिए, स्टील के तार के लिए, LS हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक। और देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसकी लंबाई में वृद्धि है, तो लंबाई में वृद्धि को हम लोग L मानते हैं। अब रबर है तो रबर के लिए सफिक्स में लगा देते हैं R। देखिए लंबाई में वृद्धि किसके लिए है, स्टील के लिए, वो LS है, और लंबाई में वृद्धि ये ज्यादा हो रही है रबर के लिए, वो हमारी क्या है, LR। एक और बात, यंग प्रत्यास्थता गुणांक स्टील का और रबर का अलग अलग होगा, वो किसी वस्तु पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब स्टील की प्रकृति अलग तरह की है और रबर की अलग तरह की है, तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक को हम लोग बाई मानते हैं, कैपिटल Y। स्टील के लिए इसको हम मान लेंगे बाई S और रबर के लिए हम लोग मान लेंगे बाई R। देखिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, लंबाई चौड़ाई पर निर्भर नहीं करता। ये अगर स्टील के लिए बाई S है तो रबर के लिए हमने बाई R मान लिया, अलग अलग है इसलिए हमने सफिक्स में S दे दिया और R दे दिया इसको। अब दोनों का जो मोटाई है वो सेम है, तो एरिया इसका सेम है इसका भी सेम है, प्रारंभिक लंबाई दोनों की L है इसकी भी L है। परिवर्तन कहाँ पर आ रहा है, इसकी लंबाई में वृद्धि में परिवर्तन हमारा LS का है और इसकी लंबाई में वृद्धि में परिवर्तन LR का है। इसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक बाई R है और इसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक हमारा बाई S है। अब हमें क्या प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है जो हमारा स्टील का यंग प्रत्यास्थता गुणांक है यानी जो बाई S है वो हमारा ग्रेटर देन होगा किससे, बाई R से। हमें यही तो प्रूफ करना है, यानी हमें ये प्रूफ करना है जो स्टील का यंग प्रत्यास्थता गुणांक वो ज्यादा है किससे, रबर के यंग प्रत्यास्थता गुणांक से। अगर हम ये डेरिवेशन में प्रूफ कर देते हैं तो हमारी ये बात सिद्ध हो जाएगी कि जो स्टील है वो रबर की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ है, यानी हमें ये प्रूफ करना है। तो चलिए हम ये प्रूफ करेंगे, तो ये प्रूफ हम तब करेंगे जब हम इन दोनों की यंग प्रत्यास्थता गुणांक निकालेंगे। अब यंग प्रत्यास्थता गुणांक का हमारा सूत्र होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल बट्टे अनुदैर्ध्य विकृति। देखिए
तो हमारा जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का जो सूत्र है वो है हमारा अनुदैर्ध्य प्रतिबल अपॉन अनुदैर्ध्य विकृति। अब देखिए इसको हम सिंबल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, जनरल फॉर्मूला लिखा ही हमने अभी, फिर इस फॉर्मूले को हम स्टील और रबर दोनों के लिए लिखेंगे। तो देखिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक को हम लोग बाई मानते हैं, बाई इक्वल टू प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल का सूत्र होता है मेरा फोर्स अपॉन एरिया यानी एफ अपॉन ए, और अपॉन अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति का सूत्र वो मेरा होता है लंबाई में परिवर्तन बट्टे प्रारंभिक लंबाई। अब यहाँ पे लंबाई में परिवर्तन वृद्धि के रूप में हो रहा है, तो लंबाई में वृद्धि बट्टे प्रारंभिक वृद्धि, तो लंबाई में परिवर्तन को हम लोगों ने स्मॉल एल माना, प्रारंभिक लंबाई को क्या माना है, कैपिटल एल। ये हमने जनरल फॉर्मूला लिखा है। अब इसको हम स्टील के लिए और रबर के लिए दोनों के लिए लिखेंगे। तो देखें जब इस तरह की कैलकुलेशन होती है तो अंदर अंदर मल्टीप्लाई, बाहर बाहर, तो यानी कैपिटल बाई इक्वल टू मेरा आ जाएगा एफ का गुणा एल से हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ एल, और अपॉन ए का एल से हो जाएगा स्मॉल एल से, तो हो जाएगा ए इंटू स्मॉल एल। ये हमारा यंग प्रत्यास्थता गुणांक का सूत्र है। अब इस सूत्र को हम एक बार लिखेंगे स्टील के लिए और एक बार लिखेंगे रबड़ के लिए, फिर देखेंगे कौन ज़्यादा है, यानी बाई का मान किसके लिए ज़्यादा आता। तो इस सूत्र को सबसे पहले हम लिखेंगे स्टील के लिए, स्टील के लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक का सूत्र लिखेंगे। तो देखिए स्टील के लिए जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक है वो है हमारा बाई एस, तो यहाँ पर आ जाएगा बाई एस यंग मॉडुलस स्टील के लिए बाई एस इक्वल टू इस पर लगने वाला बल एफ इंटू इस तार की प्रारंभिक लंबाई कैपिटल एल अपॉन इस तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए इंटू एल, इस तार की लंबाई में वृद्धि है हमारी एल एस, यानी स्टील की लंबाई, स्टील के तार की लंबाई में जो वृद्धि है वो हमारी एल एस। इसको हमने डाली समीकरण नंबर 1। अब इसी सूत्र को हम लोग लिखेंगे रबड़ के लिए। तो चलिए लिख रहे हैं यहाँ पर रबड़ के लिए, देखें यहाँ पर रबड़ के लिए इसमें लगा रहे हैं। रबड़ के लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक है हमारा बाई आर, आर फॉर रबर, बाई आर इक्वल टू, इसको देख के लगा रहे हैं। रबर के लिए बल का मान हमारा एफ है, वो तो समान बल लगाया दोनों में। रबर के तार की प्रारंभिक लंबाई ये भी हमारी कैपिटल एल है, कैपिटल एल अपॉन रबर के तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वो भी समान मोटाई का इसलिए ए है, इंटू रबर के तार की लंबाई में वृद्धि है हमारी, यहाँ एल एस थी, यहाँ पर कितनी है एल आर, तो यहाँ पर चेंजिंग हो जाएगी यानी हो जाएगी एल आर। इसको डालिए समीकरण नंबर 2। अब हमारे पास दो समीकरण आ गए, एक स्टील के लिए एक रबर के लिए। अब हमारे पास दो समीकरण हम क्या करके देखेंगे, यानी समीकरण 1 का समीकरण 2 में भाग दे दो, हमें रिलेशन मिल जाएगा कि कौन ज़्यादा है कौन अधिक है। बस आंसर हम क्या करें, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे दे रहे हैं, इसके बाद आप उधर आ जाएंगे। हमने क्या किया है, समीकरण 1 में किससे भाग दे दिया है, समीकरण 2 से। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग, जब भाग देंगे तो भाग कैसे देते हैं, एल एच एस का एल एच एस में, आर एच एस का आर एच एस में। तो इसकी एल एच एस में हमारा बाई एस यानी स्टील का यंग प्रत्यास्थता गुणांक अपॉन बाई आर यानी रबर का यंग प्रत्यास्थता गुणांक इक्वल टू इसकी आर एच एस में एफ एल अपॉन ए एल एस। तो इसको लिखा एफ एल अपॉन ए एल एस अपॉन इसके आर एच एस में देखो एफ एल अपॉन ए एल आर, एफ एल अपॉन ए एल आर। देखिए कट रहा है, बहुत कुछ कट रहा है, एफ एल से एफ एल कट गया, ए से ए कट गया, एल आर आ जाएगा ऊपर, यानी हमारा एक रिलेशन निकला बाई एस अपॉन बाई आर इक्वल टू एल आर ऊपर पहुंच जाएगा, ये हो जाएगा एल आर अपॉन क्या जाएगा एल एस, एल आर ऊपर आ जाएगा एल एस इधर आ जाएगा। यहाँ से देखिए हमें एक रिलेशन मिल गया। यहाँ देखें बाई के साथ अंश में यहाँ पर एल आर आ रहा है बाई एस के साथ, और बाई आर के साथ क्या आ रहा है एल एस आ रहा है। यहाँ पर ये बात हम पहले ही जानते हैं, एल आर का मान ज़्यादा है किससे, एल एस से, यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं सिंस एल आर बड़ा है किससे, एल एस से। जब एल आर बड़ा है एल एस से, जब ये बड़ा है तो ये बड़ा होगा, यानी एल आर का मान ज़्यादा है तो इसका मतलब बाई एस का मान ज़्यादा होगा, और एल एस का मान कम है तो बाई आर का मान कम होगा। इससे हमें पता चल रहा है एल आर जो अंश में आ रहा है और बाई एस ये भी अंश में आ रहा है, एल आर का मान ज़्यादा है, ये तो हमें पहले ही पता है, खिंच के हमें दिख रहा है लंबाई में इसमें वृद्धि ज़्यादा हो रही है, यानी एल आर का मान जो रबर की तार है उसकी लंबाई में वृद्धि ज़्यादा है। तो यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं जब एल आर बड़ा है एल एस से, इसलिए देखिए जब एल आर किससे बड़ा है एल एस से, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं जो हमारा बाई एस है, बाई एस भी बड़ा बाई आर से। देखिए हमने यहाँ बड़ी आसानी से प्रूफ कर दिया, हमारा यहाँ पर एल आर बड़ा है एल एस से, इसका मतलब बाई एस बड़ा होगा बाई आर से।
आसान से हमने देखो सिद्ध कर दिया। यानी यहाँ से सिद्ध हो जाता है कि जो हमारा स्टील का यंग प्रत्यास्थता गुणांक है वो ज़्यादा होगा और रबर का यंग प्रत्यास्थता गुणांक कम होगा। उम्मीद करता हूँ आज का जो हमारा क्वेश्चन था हमें सिद्ध करना था स्टील जो है वो रबर की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ है। तो देखिए हमने यंग प्रत्यास्थता गुणांक सिद्ध कर दिया। यहाँ पर स्टील का यंग प्रत्यास्थता गुणांक ज़्यादा है, रबर का यंग प्रत्यास्थता गुणांक कम है। दैट्स ऑल।